दोस्तों, पेशा जादुई पंखे का राजकुमार। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक काली अंधियारी रात थी जब बदमाश हाफते महेश और रूपा खंडर में प्रवेश किया। रूपा, जान बचाने के लिए खंडर हमारा अंतिम सहारा है। सुना है खंडर में भूत हुआ है। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता रूपा? मदेश, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे भला भूतों से कैसा डर? मदेश और रूपा खंडर में प्रवेश करते ही कुछ देर में उद्यतित गांव वाले वहां पहुंचे। रूपा और महेश भूतवा खंडर में चले गए। अब क्या करें? गांव वाले सहम गए। भाई, मेरा काम मानो तो वापस चलो। भूतवा महल में घुसना खतरे से खाली नहीं। काका, कैसी बातें कर रहे हो आप? यहाँ गांव की इज्जत पर आप नहीं, आप भूतों से डर रहे हो? वापस लौट चलने की बात कर रहे हो? काका, घबराने मत, भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। फिर फिर काका, हमारे हाथों में जलती हुई मसाले, भूत प्रेत जलती हुई आग के समीप कभी नहीं आते, इसलिए जलती हुई मसाले के कारण भूत हमें कुछ नहीं कहेंगे। तुम ठीक कहते हो हरिया। इसे पहले कि मदेश और रूपा खंडर के पिछले दरवाजे से निकले हम जाए, हमें खंडर में घुसकर उन्हें पकड़ लेना चाहिए। तो चलो, देर किस बात की। तब सब लोगों ने सांस कर उस खंडर के बने महल में घुस गए। दूसरी ओर बेताब आते हुए महेश और रूपा एक कक्ष में पहुंचे। आओ महेश, रूपा, तुम परसों से तुम्हारा इंतजार था। महेश और रूपा दौड़ते हुए वृद्धा के चरणों में आ गिरे। बूढ़ी अम्मा, में बचा लो। बूढ़ी अम्मा, निर्दयी गांव वाले हम दोनों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। हमें किसी प्रकार से उनके खूनी खेल से बचा लो। महेश की और रूपा, तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आश्रय मांगा है, निर्भर रहो। मेरे होते हुए तुम लोगों का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। यही वो क्षण था जब महेश और रूपा की तलाश करते हुए गांव वाले उस कक्ष में प्रवेश किया। वे रहे उस बुढ़िया के पास। रुपेश और रूपा, जल्दी उन्हें पकड़ लो। गांव वालों ने जैसे महेश और रूपा को पकड़ने के लिए उनके लब के खबरदार किसी ने भी महेश और रूपा पर हाथ भी लगाया तो अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वृद्धा ने की आवाज में न जाने क्या जादू था। गांव वाले जहां के तहां रुक गए। तुम लोग महेश और रूपा को क्यों पकड़ना चाहते हो? इन दोनों ने क्या कसूर किया है? रूपा हमारे गांव में महिपालपुर के जमींदार हरदेल सिंह की इकलौती बेटी है और महेश गांव के हमारे पड़ोसी गांव के वृद्धा वृद्ध नामपुर के जमींदार प्रताप सिंह का इकलौता बेटा है। सदियों से महिपालपुर और वृंदापुर के गांव में आपसी बैत चला आ रहा है। दोनों गांव वाले ने कोई भी इन गांवों में रोजी रोट रो, में रोटी बोटी का रिश्ता नहीं बनता। सदियों से इन गांव वालों में बैर को निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन महेश ने रूपा को सदियों से चली आ रही इस बैर परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है। ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं और हम लोग कभी सहन नहीं कर सकते कि महेश रोज रात को छिपकर वृंदावन के महिपालपुर में आकर रूपा से लुक छुप कर मिलते हैं। महेश बार बार चेतावनी को टालकर प्रतिदिन यह दुस्साहस करता है। इसमें रूपा भी इसकी भागीदार है, इसलिए हम इन दोनों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ओह, तो यह माजरा है। तुम लोग दो प्रेमियों को मिलना देना नहीं चाहते। वृद्धा सोच में पड़ गई। तत्पश्चात गांव वाले महेश और रूपा को जन्म जन्म का साथ है। तुम इन लोगों से मिलने से तुम लोग किसी सूरत में नहीं रोक सकते। यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही मुझे तो। ठीक है, अपनी अपनी बात भली प्रकाश समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी, सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम लोग मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तो सुनाइए कहानी। लगभग 500 साल पहले की बात है। जगतपुर नाम का एक छोटा सा गाँव नगर था। उस नगर में बाण भट्ट नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह सूखी मेवे का व्यापार किया करता था। नगर में दूर दूर तक जाकर अपना व्यापार किया करता था। उसके घर में सब प्रकार की संपत्ति थी। कमी कमी थी तो सिर्फ संतान की बड़ी मनोतियाँ के पश्चात उसकी पत्नी कावेरी गर्भवती हुई। यह समाचार पाकर ब्रह्म भट्ट प्रसन्न हुआ। यह बड़ी व्यग्रता से कावेरी का प्रसव काल पूरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे कावेरी प्रसव का दिन आ गया और
बाय भट्ट के नौकर को आदेश दिया, शंभू तुम्हारी मालकिन की तबीयत खराब है, जाओ जाकर हीराबाई को बुला लाओ। जो आज्ञा मालिक। और शंभू हीराबाई को बुलाने चला गया। हीराबाई जाकर कावेरी का प्रसव करवाया। वह कक्ष से बाहर निकली और बाण भट्ट को सूचना दी, बधाई कुमार, तुम्हारी जुड़वा बेटियां को जन्म दिया है। भगवान का तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में एक साथ दो दो लक्ष्मी आई। और फिर बाण भट्ट ने अपने गले में पड़ी 2 मोतियों की माला उतारी। लो हीराबाई, अपना पुरस्कार। भगवान को सदा सुख रखे सेठ जी। सेठ जी के पास कावेरी बहन, अब जाकर अपनी नवजात पुत्रियों को देख लो। ओह हाँ, यह तो भूल ही गया था। कावेरी के कक्ष में पहुंचकर, कावेरी जरा हम दोनों बेटियां को दिखाओ तो सही। इतने उतावले न बनो स्वामी, दिखाने से पहले मैं अपनी दोनों बच्चियों के बारे में बताती हूँ। एक लड़की तो चंद्रमा की तरह धवल है, दूसरी लड़की बिल्कुल काला है। ओह, दोनों बच्चियाँ इतनी असमानता, लाओ जरा देखो तो सही। अभी लो स्वामी। और शक्ल देखकर बहू बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी, बस रंग में इतनी असमानता थी। और उदास देखकर बाण भट्ट ने कहा, कावेरी, हमारी एक लड़की काली है तो इतना उदास होने की क्या जरूरत है। संतान का रंग रूप बल्कि भाग्य देखना चाहिए। बात, कावेरी, हमारी बेटी काली है तो क्या इतना उदास होने की क्या बात जरूरत है। संतान का रूप रंग नहीं, भाग्य देखना चाहिए। और हमारी बेटी, एक बेटी काली है तो क्या हुआ, दूसरी का रंग, उसकी रंगों में बहने वाला खून तो हमारा है। कावेरी, हम दोनों पुत्रियों का लालन पालन समान रूप से करेंगे, तभी काली पुत्री के मन में किसी प्रकार का हीन भावना जन्म न ले। उदासी छोड़ो और अपनी दोनों बेटियों को गले लगाओ। तत्पश्चात कावेरी, हम अपनी काली बेटी का नाम गंगा और गोरी बेटी का नाम यमुना रखेंगे। तुम्हें इन नामों को कोई आपत्ति है? आपत्ति किस बात की स्वामी, हम दोनों ये नाम बहुत अच्छे हैं। दोनों बच्चियों का लालन पालन पोषण ब्रह्मभट्ट के यहाँ सुचारू रूप से होने लगा। धीरे धीरे गंगा जमुना बड़ी होने लगी। हालांकि गंगा जमुना का पालन पोषण समान रूप से चल रहा था, पर गंगा हरदम सोचती रहती, सब लोग जमुना को ही ज़्यादा चाहते हैं, मैं काली हूँ ना, इसलिए सब लोग मुझसे घृणा करते हैं। इसी प्रकार पूरे 18 वर्ष व्यतीत हो गए। गंगा यमुना पूर्ण युवा हो गई। तब एक दिन दोनों हवेली के बाग में घूम रही थी। कावेरी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। हाँ स्वामी, आप इन दोनों के लिए विवाह कर देने की सोचिए। स्वामी, जमुना गोरी है, वह सुंदर है, उसको तो लड़के वाले मुंह मुंह मांग कर खुशी खुशी ले जाएंगे, लेकिन मुझे गंगा की चिंता है। वह काली है, वह काली के साथ कौन विवाह करने के तैयार होगा, उसका विवाह कौन करेगा। तुम ठीक कह रही हो कावेरी, हम इस बारे में सिर्फ ही कोई ठोस निर्णय लेंगे। कावेरी की इस प्रकार की बातें करने का उसका दिल दुखी न करो। गंगा का विवाह भी अवश्य होगा। जानती हो, पति पत्नी के जोड़े को भगवान के यहाँ से बनकर आते हैं। गंगा का भावी पति कहीं न कहीं जन्म ले चुका है और युवा हो चुका है, इसलिए किसी की प्रकार की हारी हुई बात मन में न लाओ। स्वामी, भगवान करे कि जैसा आप सोच रहे वैसा ही हो। और इस घटना के दूसरे दिन जब यमुना हवेली की छत पर चिड़ियों को दाना डालने लग गई, ओह कितना सुंदर मोर है, लगता है हमारी हवेली की छत पर दाना पहली बार दाना चुगने आया है। जमुना झुककर पक्षी के स्नेह से हाथ फेरा। तभी, जमुना, तुम्हारे लिए हजारों कोसों दूर से उड़कर यहाँ आया हूँ। ओह, यह पक्षी की मनुष्य की भाषी बहुत बात कर रहा है। फिर जमुना ने चंकित सी पक्षी से बोली, तुम कौन हो और किस लोक से आए हो के वासी हो। जमुना, मैं इंद्रलोक का रहने वाला नील पक्षी हूँ। नील पक्षी, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए हजारों कोस उड़कर चले आए, इसका क्या कारण है। तुम इंद्रलोक के यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। जमुना, आज तुमसे 10 दिन बाद पश्चात तुम्हारे पिता अलकपुर के राज्य के व्यापार हेतु जाने वाले हैं। अलकपुर जाने से पहले तुमसे पूछेंगे कि अलकपुर से तुम्हारे लिए क्या लाएं। तुम उनसे कहना कि वे तुम्हारे लिए अल अल्लाह अलकापुर के हेमू ला कर दें। लेकिन हेमू है कौन, हेमू किस वस्तु का नाम है। जमुना, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें वक्त स्वयं मिल जाएगा। और अद्भुत पक्षी
मुझे तुम्हारी बात बड़ी रहस्य में लग रही है। जमुनाचार्य ने पढ़ो, मेरी रहस्यपूर्ण बातें तुम्हारी तमाम जीवन का छुपा छुपा है। यदि याद रखो तुम वही करना जो मैंने तुम्हें बताया है। यह कहकर पक्षी आकाश में उड़ गया। यह अद्भुत पक्षी मुझे किस उलझन में डाल गया है। यह हेमू कौन है, इसका मेरे जीवन में क्या संबंध है, वह जानने के लिए गुमसुम सी कब तक वहाँ खड़ी रही। और तभी गंगा वहाँ तक पहुँची। ए जमुना, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो। गंगा के हाथ का चपरास पाकर यमुना चौंकी। गंगा, मेरी कुछ देर पहले एक विचित्र पक्षी से बात हुई। कैसा विचित्र पक्षी, कैसी बात। तब यमुना ने अद्भुत पक्षी के बारे में बात बताई। जमुना की बात सुनकर बड़ी मूर्ख पक्षी था जो यह नहीं बता गया कि तुम हेमू क्या भला है, क्या नाम है। जमुना, मुझे वह मायावी पक्षी लगता था। नहीं गंगा, ऐसा न कहो। वह उस पक्षी की बोली तो ऐसी थी जैसे बोलते समय मुंह से फूल झड़ रहे हों। मुझे वह पक्षी मायावी पक्षी प्रतीत नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर भी तुमसे जिहर क्यों कर रही हो। अब वैसा ही करना जैसा वह पक्षी तुम्हें बता कर गया है। कहकर गंगा क्रोध से बाँह पटकती हुई वहाँ से चली गई। इस घटना के ठीक 10वें दिन पश्चात गंगा जमुना बेटी, हम व्यापार के सिलसिले में अलगपुरी जा रहे हैं। बताओ तुम में से वहाँ दोनों के लिए क्या क्या चीज़ लाएं। पहले गंगा ने बाण भट्ट को बताया, पिताजी आप वहाँ जा रहे हैं, मेरे लिए सौंदर्य प्रदान लाना, जिनसे प्रयोग कर लाने से मैं जमुना की तरह गोरी हो जाऊँ। ठीक है बेटी, यदि कोई अलगपुरी में ऐसी सौंदर्य प्रदान वस्तु मिलते होंगे तो मैं तुम्हारे लिए अवश्य लाऊंगा। पश्चात ब्रह्म भट्ट ने जमुना से कहा, अब बेटी तुम बताओ तुम्हारे लिए अलगपुरी से क्या मंगाना चाहती है। पिताजी आप वहाँ मेरे लिए हेमू ले आना। हेमू, हेमू बेटी, यह हेमू किस वस्तु का नाम है, यह तो मैं भी नहीं जानती। पिताजी, हेमू कौन है, यह जड़ है या चेतन है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं पता। यह सुनकर ब्रह्मभट्ट सोच में पड़ गए और फिर सोच विचार कर जमुना से बोले, बेटा बेटा जमुना, मैं तुम्हारे अलगपुरी से हेमू लाने की कोशिश करूँगा। अपनी दोनों पुत्रियों से वादा कर ब्रह्मभट्ट जहाज की सूखे मेवे भरकर अलंकारपुर की यात्रा पर निकल पड़ा। अलंगपुर पहुंचकर उसने बढ़िया मुनाफे से सूखे मेवे का व्यापार किया। वाह, इस बार व्यापार में बड़ा मुनाफा हुआ। अब मुझे वापस जाना चाहिए। तभी उसके ध्यान आया, लेकिन जागतपुर में वापस जाने से पहले मैं अपने बेटे द्वारा बताया गया सामान खरीद लूँ। वह सोचकर वह पुनः नगर के एक सौंदर्य प्रबंध दुकान पर पहुंचकर उसने कहा, भाई तुम्हारी यहाँ पर कोई ऐसा सौंदर्य प्रदान मिलता है जिसका प्रयोग करने से काला व्यक्ति पूर्ण गोरा हो जाए। हाँ, उस यहाँ आपको ऐसा सौंदर्य प्रदान मिल जाएगा। उसी उस सौंदर्य प्रदान का प्रयोग को श्याम वर्षा व्यक्ति एक माह में गोरे वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। और विशेषता के साथ साथ वह सौंदर्य प्रदान केवल एक विशेषता भी है। कौन सी विशेषता। सौंदर्य प्रदान प्रसाधन का उपयोग के पश्चात पूर्ण परिवर्तन होने में वह व्यक्ति हमेशा के लिए ईर्ष्या जलन का त्याग करना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो पहले से ज़्यादा पूर्ण श्याम वर्ण हो जाएगा। ओ, तब तो यह सौंदर्य प्रदान बड़ा विचित्र है। सेठ जी, आप उससे में विशेषता थी जो मैंने आपको बता दी, तब आपके ऊपर है आप सौंदर्य प्रदान को इस खरीदें या ना खरीदें। ठीक है भाई, तुम्हारी सारी बात याद रखूँगा, तुम मुझे सौंदर्य प्रदान दे दो। वो तब दुकानदार ब्रह्मभट्ट ने अद्भुत सौंदर्य प्रदान ले लिया। गंगा की बताई वस्तु मैंने खरीद ली, अब यमुना की बताई चीज़ को खरीद लिया जाए। और उसने बाहर आकर उसके पास गुजरने वाले एक व्यक्ति से बोला, भाई क्या राज्य में हेमू नाम का कोई वस्तु बिकती है। ब्रह्मभट्ट की बात सुनकर वह आदमी उसकी ओर देखने लगा। भाई लगता है तुम परदेशी हो। हाँ भाई, मैं जगतपुर का व्यापारी हूँ, यहाँ व्यापार करने आया हूँ। भाई परदेशी, इस नगर के राजकुमार का नाम हेमू है, अतः
राजकुमार का नाम हेमू होने के कारण न तो उस राज्य का किसी आदमी के नाम हेमू रखा जा सकता है, न ही किसी वस्तु को हेमू रखा जा सकता है। इस राज्य का नियम है। तो जमुना राजकुमार हेमू को ही मंगाया है, लेकिन भला कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मभट्ट पेशानी में पड़ गया। उसे सोच में डूबा देख आदमी ने आगे बढ़ गया। अब मैं क्या करूं? जमुना ऐसी पेशकश चीज मांगी है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक राजकुमार को भला उपहार में कैसे खरीद कर जगतपुर लाया जा सकता है? क्यों न राजकुमार हेमू से मिलकर इस समस्या का कोई न कोई हल निकाला जाए। क्या पता राजकुमार हेमू कोई सुझाव दें। और वह हीरे का एक बहुमूल्य जोरी के हार खरीदा। इस हार को राजकुमार को भेंट दूंगा। और वह ब्रह्मभट्ट उसी दिन राजकुमार जवार जाकर राजकुमार हेमू से मिला। राजकुमार, आपकी सेवा में एक छोटी सी तुच्छ भेंट अर्पित करता हूँ। राजकुमार ने हेमू ने वार देखा। ओ तत्पश्चात, महादय, यह कौन है? आप कौन हैं? किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं? राजकुमार, हेमू जी, मैं जगतपुर का व्यापारी हूँ, ब्रह्मभट्ट हूँ। मैं सूखे मेवे का व्यापारी हूँ। जब अलकापुरी व्यापार करने के उद्देश्य से आपके घर से चला था तो मेरी बेटी ने मुझसे एक वस्तु अलकपुरी से लाने को कहा। फिर ब्रह्मभट्ट ने विस्तार से हेमू की सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, ओ, यह तो आपकी बेटी ने बड़ी विचित्र बात बताई। ब्रह्मभट्ट जी, आपकी बेटी मुझे उपहार में चाहती है। यह सोचकर सोच में पड़ गया। ब्रह्मभट्ट देर तक वह ब्रह्मभट्ट से बोला, राजकुमारी हेमू, मुझे अपनी बेटी गंगा की यमुना की जान जान से ज़्यादा प्रिय है। क्या आप बता सकते हैं आप अपनी बेटी जमुना को कैसे क्या आप बता सकते हैं कि मैं आपकी बेटी जमुना को देखने में कैसी हैं? इसलिए मैं आप दोनों की तस्वीरें हर समय अपने साथ रखता हूँ। मैं आपको अपनी बेटी जमुना की तस्वीर दिखाता हूँ, दिखाइए। और ब्रह्मभट्ट ने अगले ही क्षण डब्बे से जमुना के हेतु का चित्र निकाला। ओह, इतनी सौंदर्य सौंदर्य इतना रूप, इतनी नारी सौंदर्य भी हो सकती है? हम अब कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हेमू जमुना के सौंदर्य में खोकर रह गया। कुछ कुछ सोचकर ब्रह्मभट्ट बोला, ब्रह्मभट्ट जी, मैं आपकी समस्या का हल किए देता हूँ। आप कुछ देर यहाँ रुकिए। अच्छा राजकुमार जी। और हेमू कक्ष से निकला। और कुछ देर बाद वह वापस कक्ष से लौटा। उसने हाथ में एक छोटा सा पंखा था। ब्रह्मभट्ट जी, ये पंखे को ले जाकर अपनी पुत्री जमुना को दे दीजिए। उससे कहना, जब यह पंखा कमरे में अकेली हो तो इस पंखे को 3 बार इस्तेमाल करे। ऐसा करने से उसकी इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद युवराज। और ब्रह्मभट्ट से विदा लेकर जहाज पर लौट गया। जब वह जहाज में वापस जगतपुर की ओर चल दिया, मेरी दोनों बेटी को अपना अपना उपहार पाकर प्रसन्न होंगी। और जब वह जसवंतपुर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपनी दोनों बेटियों को उनसे उपहार दिए। मैं वादा करती हूँ पिताजी, मैं बिल्कुल जलन नहीं कर लूँगी। जलन का आसन कर लूँगी। गंगा बेटी, लो, यह वह अद्भुत सौंदर्य प्रदान है जिसे तुमने मंगाया था। इस सौंदर्य प्रदान का इस्तेमाल से तुम 1 माह के अंदर अंदर तुम्हारा श्याम रूप वर्ण स्वर्ण रूप में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें इसके साथ साथ एक बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। गौर वर्ण की होने के पश्चात तुम ईर्ष्या और जलन का त्याग करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रदान इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तुम पहले से ज़्यादा काली हो जाओगी। जमुना, इस पंखे से तुम्हें उस समय हवा करनी है जब कमरे में तुम बिल्कुल अकेली हो। ऐसा करने से तुम्हें हेमू मिल जाएगा। जी पिताजी। और सौंदर्य प्रदान को लेकर गंगा उसी समय अपने कक्ष में चली गई। बड़ी तमन्ना थी सौंदर्य के अपने शरीर पर लगाने की। और तत्पश्चात जमुना पंखे का प्रयोग करने के लिए अपने कक्ष में गई है। कुछ छिप कर देखना चाहिए पंखे में हेमू किस प्रकार प्राप्त होता है। मैं आखिर हेमू किस बला का नाम है। और यह सोचकर वह जमुना के कक्ष की ओर चल दी। और जमुना के कक्ष के बाहर पहुंचकर इस झरोखे के पास खड़े होकर मुझे अंदर का दृश्य देखना चाहिए। उसने झरोखे के आंख लगा ली। और यहाँ किसी का एकांत है, मुझे पंखे को जाल कर देखना चाहिए हेमू कौन है। और जमुना ने पंखा जलाना शुरू कर दिया। और अगले ही पल, ओह, कौन हो तुम? क्या
क्या मतलब? मैं वही हूँ जिसे अलंकारपुरी से तुमने अपने पिता द्वारा मंगाया था। तो सुनो, मेरा नाम हेमू है। ओह, तो तुम हो हेमू हो? इधर बाहर खड़ी गंगा से न रह गया। जमुना ने बंद कमरे में एक परपुरुष, मुझे जल्दी ही जाकर पिताजी से बात बतानी चाहिए। और फिर हेमू हेमू जमुना से कहा, जमुना, तुम्हारे पिता के पास तुम्हारा चित्र देखा था। तुम्हारी चित्र उसी सुंदरता में मोहित होकर मैंने जादुई पंखे के जरिए यहाँ खींचा आया। नील पक्षी ने हेमू के बारे में बताया था कि इस प्रकार हेमू का क्या हो सकता है। उधर हेमू उसके पास इधर हेमू ने उससे कहा, जमुना, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? यह आप क्या कह रहे हैं? और जमुना ने लज्जाते हुए नजरें झुका ली। दूसरी ओर गंगा जाकर ब्रह्मभट्ट से बोली, पिताजी, जमुना के कक्ष में कोई युग घुसा है। क्या बक रही हो? मैं गंगा को जानता हूँ। तुम जमुना से ईर्ष्या करती हो, इसलिए इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जमुना पर इतना गहरा लांछन लगाओ। ठीक है, मैं भी चल कर देखता हूँ। पिताजी, हाथकंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को पारसी क्या? आप स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब मैं आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। और यह कहकर वह ब्रह्मभट्ट जमुना के कमरे में चल दिया। जमुना के कक्ष के बाहर पहुंचा। पिताजी, मैंने इस झरोखे से कक्ष के अंदर झाँक कर देखिए, तब आपको मेरा कथन की सत्यता का पता चलेगा। और ब्रह्मभट्ट ने आगे बढ़कर झरोखे के अंदर देखा। ओह, तो अंदर अल्प कुमारी और राजकुमार हेमू है। क्या यह कैसे आ गया? और शोक में डूबा हुआ दरवाजे को दस्तक दी। राजन दरवाजा खोला। राजकुमार हेमू, आप यहाँ? हाँ ब्रह्मभट्ट जी, मैं यही हूँ। राजकुमार, लेकिन आप इतनी चिंता से इतनी जल्द दूर कैसे आए? मैं तो आपको अलकपापुरी छोड़ कर आया था। ब्रह्मभट्ट जी, इस जादुई पंखे का कमाल है। मैंने अपनी जमुना को देते हुए कहा था। इस पंखे में विशेषता यह थी कि जब भी मन में मेरा कोई स्मरण करे तो इस पंखे को एकांत में हवा करे तो मुझे जरूरी से जरूरी काम छोड़कर भी उस आदमी के पास जाना पड़ता है। वो तो यह बात है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके पिताजी महाराज आपके प्रति चिंतित हो रहे होंगे। क्या आप उन्हें बताए कर आए हैं? हमारे पिताजी महाराज तो अभी पता नहीं चलेगा इस समय यहाँ हूँ। जगतपुर जाने से पहले मैं आपकी छाया रूप अलंकपुरी में छोड़ आया हूँ। उसी छाया रूप में अलंकपुरी के वासी मेरा वास्तविक रूप समझते हैं और भनक भी नहीं पड़ती कि मैं इस समय अलंकपुरी में हूँ या नहीं। ओह, यह तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई राजकुमार जी। ब्रह्मभट्ट जी, मैं अपनी बेटी जमुना पसंद कर चुका हूँ। सिरदीद से विवाह करना चाहता हूँ। यह तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। तो आप जल्दी से विवाह की तैयारी कीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक जगतपुर में नहीं रह सकते। जो आज्ञा राजकुमार जी। और अगले ही दिन खूब धूमधाम से जमुना व राजकुमार हेमू का विवाह हुआ। यमुना इस बार फिर से रूप के जरिए मुझे बाजी मार कर चली गई। इसे राजकुमार पति मिला। मैं जमुना की यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और जैसे होगा इसके सुखी जीवन में जहर घोल दूंगी। विवाह के पश्चात रात्रि को वह हेमू बोला, मैं बड़ी मेहनत से आप दोनों के सुहाग सैया सजाई है। चलिए आप दोनों चलकर उस पर विश्राम कीजिए। और गंगा जब गंगा उन दोनों के साथ सुहाग कक्ष में पहुंची। वाह गंगा, तुमने तो कक्ष को बहुत भव्यता से सजाया है। जीजा जी, भव्यता का पता आपको तब चलेगा जब आप शयन पर विश्राम करेंगे। यह कहकर गंगा मुस्कुराती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। जिस ओर हेमू शयन पर लेटा, तभी उसे कांच के नुकीले टुकड़े बिछा दिए थे। अब हेमू सैया पर लेटते कांच के टुकड़े उसकी पीठ पे धंस जाते, जिससे वह घायल होकर रह जाएगा। उधर जमुना रात्रि अधिक हो गई है। सैया पर लेटते ही विश्राम करें। जी स्वामी। जैसे जमुना श्यामू लेटे। ओह, क्या हुआ स्वामी? ओह जमुना, जल्दी से मेरे जादुई पंखा लाओ। अभी लाई। और जमुना ने जादुई पंखा ले आई। हेमू ने पंखा लेकर हवा की और अगले ही पल, ओह वह क्या, राजकुमार तो हवा में विलीन हो गए और एक क्षण में हेमू पंखे सहित अदृश्य हो गया।
हेमू को अदृश्य होते देख स्वामी तुम कहाँ चले गए, मुझे ऐसा क्या भूल हो गई। और जमुना दुखी होकर चीख पड़ करने लगी। जमुना की चीख सुनकर ब्रह्मभट्ट परिवार सहित वहां दौड़ा आया। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो, राजकुमार हेमू कहाँ गए। पिताजी महाराज, राजकुमार हेमू घायल होकर अदृश्य हो गए, शायद उससे नाराज होकर वह अपने देश चले गए। लेकिन राजकुमार हेमू घायल कैसे हुए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती पिताजी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। वो जिस घर में विवाह की खुशी मंगल गीत गाए गए थे, अब वहाँ मातम फैल गया। इस घटना के दूसरे दिन जब जमुना पक्षियों का दाना डालने हवेली की छत पर बोई, वो इंद्रलोक का वही अद्भुत पक्षी आज फिर यहाँ मौजूद है। जमुना दौड़कर पक्षी के पास गई। नीले पक्षी, मेरे पति हेमू मुझको रुला कर क्यों चले गए। जमुना, इस समय राजकुमार हेमू अलकवापुरी में मरणावस्था में शयन कक्ष पर पड़े हैं। पीठ पर चुभे कांच के टुकड़े के कारण उसके शरीर में जहर फैल गया। तुम जैसे भी हो राजकुमार हेमू के पास पहुंचो और एक नया जीवन दान दो। मैं राजकुमार हेमू को प्राण कैसे बचा सकती हूँ। जमुना, मेरी पीठ पर लगे एक पंख को तोड़ लो। अलकपुरी पहुंचकर तुम मेरी पंख में हेमू की पीठ के घाव पर स्पर्श करोगी तो अलंकार की पीठ में घुसे गांच के टुकड़े बाहर आ निकलेंगे। राजकुमार हेमू स्वस्थ हो जाएंगे। नील पक्षी, एक बात बताओ, क्या अचानक चादर के नीचे कागज के टुकड़े किसने बिछाए थे। जमुना, इस प्रश्न का उत्तर जानकर तुम बड़ा दुख होगा, लेकिन इसके प्रश्न की अनुरिक्त ही रहने दो। और इतना कहकर पक्षी आकाश में उड़ गया। जमुना ठीक उसी समय ब्रह्मपुत्र के पास पूजी। पिताजी, इसी समय अलाकपुर जाऊंगी, मेरे पति के प्राण संकट में है। ठीक है बेटी, मैं अभी तुम्हारे जाने का प्रबंध कर देता हूँ। और ब्रह्मभट्ट अतिशीघ्र ही अलाकपुर जाने के लिए जहाज तैयार करवाया और जहाज तैयार करवाने लगा और गंगा से कहा, पिताजी मैं अलंकपुर जाना चाहती हूँ, मुझे भी आपके साथ ले चलिए। यह तो बड़ी अच्छी बात है। और अगले ही पल अब हमें सिर धीर अलंकपुर पूरी महल में की ओर चलना चाहिए। और फिर तेजी से वहां से चल पड़े। और राजमहल में पहुंचकर और राजकुमारी हेमू की दशा तो बहुत ही खराब है, लगता है अब वह नहीं बचेंगे। और दूसरे ही पल जमुना ने आगे बढ़कर नीले पंख को हेमू के घाव पर लगाना फेरना शुरू कर दिया। और अगले ही पल ओह चमत्कार, कांच के टुकड़े बाहर निकल कर गिर पड़े और सिर दिए हेमू को स्वस्थ होकर बैठ गया। ओह जमुना तुम, ओह स्वामी आप। और जमुना ने हेमू को चरणों में गिर गई। और वृद्धा वहीं महिपालपुर गांव वालों ने पूरी कहानी सुनाने के बाद चुप हो गया। और आदमी उससे कहा, आगे क्या हुआ। आगे क्या होना था। हेमू और जमुना का मिलन हो गया, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि में जलती जलन की मारी गंगा यह सहन न कर सकी। वह एक परिचित तांत्रिक के पास गई और एक अभिमंत्रित की हुई बहूत ले आई। उसने अभिमंत्रित बहूत को अलकापुरी के राजमहल में छिड़क दिया और जिसके प्रभाव से सारा अलकापुरी तहस नहस होकर खंडर में हो गया और गंगा उसी खंडरों में दबकर मर गई। इतना कहकर वृद्धा चुप हो गई। लेकिन इस कहानी का महेश और रूपा से क्या संबंध है। महेश और रूपा राजकुमारी हेमू और यमुना का ही नया रूप है क्या। हाँ, राजकुमार हेमू जमुना की मृत्यु पूरे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब से कई बार जन्म ले चुके हैं। हर जन्म में पति पत्नी ही बनते हैं। ओह, यह तो बड़ी विचित्र बात है। वृद्धा गांव वालों को समझाया, देखो तुम लोग महेश और बीच में अलगांव की दीवार खड़ी न करो, वरना मेरी तरह पछताओगे। तुम्हारी तरह। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, हम कुछ समझे नहीं। तो सुनो, खंडर में तुम खड़े हो वह खंडर अलकपुरी राजमहल का खंडर है क्या। आज से 500 वर्ष पहले यह महल इस तरह खंडर नहीं था। इसमें जीवन की पूरी रौनक छाई हुई थी, जिसके मैंने ग्रहण लगा दिया। तुमने। हाँ मैंने। जानते हो मैं कौन हूँ। हम भला कैसे जान सकते हैं आप कौन हैं। तो मैं वह ईर्ष्या जलन की मारी बदनसीब गंगा हूँ, जिसने 500 वर्ष पूर्व अपनी सगी बहन को हरी भरी गृहस्थी में आग लगा दी थी।
ओह, यह बुढ़िया भूत है, मान भागो वरना सबको खा जाएगी। गांव वालों, इस समय मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ बोलूंगी। यदि हाँ तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद महेश व रूपा की राह में किसी प्रकार का रोड अटका है तो मैं महिपालपुर और वीरंद्रापुर दोनों को गांव को जलाकर राख कर दूंगी। मेरी अंतिम चेतावनी है। और इतना कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई और डरे सहमे गांव वालों ने मदेश और महिपालपुर समाप्त दोस्तों।